बीजेपी के 10 ऐसे नेता जिन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह असली हकदार थे। नंबर 10 पर आते हैं अरुण शौरी जी। देश के जाने माने पत्रकार, बेबाक लेखक और वाजपेयी जी की सरकार में विनिवेश मंत्री। इन्होंने उस दौर में सरकारी कंपनियों का ऐसा विनिवेश किया कि लोग इन्हें सुपर कड़क मंत्री कहने लगे थे। पढ़े लिखे, समझदार और एकदम प्रोफेशनल अरुण शौरी जी को लगता था कि राजनीति में ईमानदारी और टैलेंट की ही सबसे ज़्यादा कद्र होती है। लेकिन भाई साहब, राजनीति का अपना अलग ही व्याकरण होता है। साल 2014 में जब दिल्ली का मिजाज बदला और बीजेपी की नई लीडरशिप आई तो अरुण शौरी जी को लगा कि उनकी बुद्धिमानी का इस्तेमाल देश को आगे बढ़ाने में होगा। पर नई बीजेपी ने उन्हें ऐसा साइडलाइन किया कि मानो दूध में से मक्खी निकाल कर फेंकती हो। उन्हें कोई मंत्रालय तो छोड़िए, मार्गदर्शक मंडल की कुर्सी तक नसीब नहीं हुई। इसके बाद अरुण शौरी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी ही पार्टी और सरकार पर ऐसे शब्द बाण चलाए कि पूरी पार्टी पानी पानी हो गई। उन्होंने सरकार को 2.5 लोग चलाने वाली सरकार तक कह दिया था। खैर, पार्टी ने भी ठान लिया था कि ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। अरुण शौरी जी अपनी ही सरकार के सबसे बड़े विलेन बनकर रह गए और आज भी सिर्फ किताबों और इंटरव्यूज तक ही सीमित हैं। लेकिन अरुण शौरी जी तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर थे। नंबर 9 पर जो दिग्गज नेता है, उन्होंने तो सीधे देश का वित्त मंत्रालय संभाला था। पर उनके साथ जो हुआ उसे सुनकर आप भी कहेंगे, भाई ये तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का वाली बात हो गई। आखिर कौन है वो? नंबर 9 पर आते हैं यशवंत सिन्हा जी। IAS की नौकरी छोड़कर राजनीति के अखाड़े में उतरे यशवंत सिन्हा जी का कद बीजेपी में बहुत बड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बेहद करीबी और देश के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री जैसे भारी भरकम मंत्रालयों को संभालने वाले नेता। जब यशवंत सिन्हा जी बजट पेश करते थे तो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन साल 2014 के बाद देश की राजनीति का गियर बदला। यशवंत सिन्हा जी को उम्मीद थी कि उनके अनुभव का सम्मान होगा, पर नई लीडरशिप ने उन्हें अंगूर खट्टे हैं वाली स्थिति में ला दिया। उनकी सलाह लेना तो दूर, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। यशवंत सिन्हा जी का ईगो हाइट हो गया। वे आ बैल मुझे मार वाली स्थिति में आ गए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रोज सुबह उठकर वे अपनी ही पार्टी के खिलाफ ट्वीट दागने लगे। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। उसके बाद वे ममता बनर्जी की पार्टी में गए और फिर विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार भी बने। पर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वहां भी हार का मुंह देखना पड़ा। आज भी न घर के रहे न घाट के, और बीजेपी का यह पूर्व चाणक्य हाशिए पर खड़ा मुस्कुरा रहा है। यशवंत सिन्हा जी की कहानी तो दिल्ली के राष्ट्रीय गलियारों की थी, लेकिन नंबर 8 पर दिल्ली का वो असली शेर बैठा है जिसने दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी का झंडा गाड़ा था, पर अपनों ने ही उसके ऐसे पैर खींचे कि वो दोबारा खड़ा ही नहीं हो पाया। कौन था वो दिल्ली का बेताज बादशाह? नंबर 8 पर आते हैं मदन लाल खुराना जी। इन्हें जनता प्यार से दिल्ली का शेर कहती है। दिल्ली की राजनीति में मदन लाल खुराना जी का वही रुतबा था जो कभी मुंबई में बाल ठाकरे जी का हुआ करता था। साल 1993 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो खुराना जी ने अपने दम पर बीजेपी की सरकार बनाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। जनता के बीच उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कांग्रेस भी उनके नाम से कांपती थी। लेकिन तभी एंट्री होती है किस्मत के एक क्रूर ट्विस्ट की। साल 1996 में देश में मशहूर हवाला कांड हुआ। खुराना जी का नाम भी इसमें घसीट लिया गया। एक सच्चे और ईमानदार नेता की तरह उन्होंने नैतिकता का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें लगा कि जब वे बेदाग भरी होंगे तो पार्टी उन्हें फिर से गद्दी सौंप देगी। कुछ समय बाद कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। खुराना जी खुशी खुशी वापस आ गए, पर दिल्ली की गद्दी पर तब तक कोई और बैठ चुका था और पार्टी ने उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाने से साफ मना कर दिया। 9 दिन चले 2.5 कोस और हाथ में आया शून्य। खुराना जी इस धोखे को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए। वे आखिरी समय तक अपनी उपेक्षा से आहत रहे और गुमनामी में ही दुनिया को अलविदा कह गए। खुराना जी के साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन नंबर 7 पर बीजेपी के इतिहास का वो एक लौता चेहरा है जिसने इतिहास रचा था। और एक खुफिया कैमरे ने उनके पूरे करियर को मिट्टी में मिला दिया। वो नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 7 पर आते हैं बंगारू लक्ष्मण जी। यह नाम बीजेपी के इतिहास में सोने के अक्षरों में दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि यह बीजेपी के इतिहास के पहले और एकमात्र दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब बीजेपी पर ब्राह्मण बनिया पार्टी होने का टैग लगा था, तब बंगारू लक्ष्मण जी को अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला था। वे दलित समाज के एक बड़ा और सम्मानित चेहरा थे।
लेकिन साल 2001 में एक ऐसा तूफान आया जिसने बंगारू लक्ष्मण जी की पूरी राजनीतिक सल्तनत को ढहा दिया। तहलका.com ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। इस स्टिंग में बंगारू लक्ष्मण जी को अपने ही दफ्तर में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कैमरे पर कैद कर लिया गया। बस फिर क्या था, राई का पहाड़ बन गया। मीडिया में बवाल मच गया। बीजेपी जो खुद को चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी कहती थी, बैकफुट पर आ गई। पार्टी ने अपनी छवि बचाने के लिए बंगारू लक्ष्मण जी को तुरंत पद से हटा दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि इसके बाद पार्टी ने उन्हें इस तरह अकेला छोड़ दिया जैसे वो कभी पार्टी का हिस्सा थे ही नहीं। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते और इस उपेक्षा के दर्द को सहते सहते उन्होंने दम तोड़ दिया। पार्टी ने उनका नाम तक लेना बंद कर दिया। एक स्टिंग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को निपटा दिया, लेकिन नंबर 6 पर जो नेता हैं, उन्होंने तो गुजरात में बीजेपी का पूरा साम्राज्य खड़ा किया था। पर सत्ता का ऐसा चक्र भी रचा गया कि वो खुद अपनी ही कुर्सी से बेदखल हो गए। आखिर कौन था वो नेता? नंबर 6 पर आते हैं केशुभाई पटेल जी। आज आप गुजरात में बीजेपी का जो अजय किला देखते हैं, उसकी नींव रखने वाले असली इंजीनियर केशुभाई पटेल जी थे। उन्होंने गुजरात के गांव-गांव जाकर कांग्रेस के मजबूत वर्चस्व को मिटियामेट किया था। साल 1995 और फिर 1998 में उनके नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात में सरकार बनाई और वे मुख्यमंत्री बने। वे गुजरात के किसानों और पाटीदार समाज के सबसे बड़े मसीहा थे। लेकिन साल 2001 में गुजरात में एक भयंकर भूकंप आया। भुज पूरी तरह तबाह हो गया। इस आपदा के बाद सरकार के मैनेजमेंट पर सवाल उठने लगे। पार्टी के भीतर ही उनके खिलाफ माहौल बनने लगा और फिर रातों रात दिल्ली से फरमान आया और केशुभाई पटेल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर नरेंद्र मोदी जी को गुजरात की कमान सौंप दी गई। केशुभाई पटेल जी के लिए यह आसमान से गिरे और खजूर पर अटके वाली स्थिति थी। उन्हें यह घटना एक गहरे धोखे जैसा लगा। उनका राजनीतिक रुतबा धीरे धीरे खत्म होने लगा। उन्होंने बगावत भी की, अपनी अलग पार्टी भी बनाई, लेकिन अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। आखिरकार वे मुख्य धारा से पूरी तरह गायब हो गए और उनका वो सम्मान कभी वापस नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। गुजरात की गद्दी छीनने का दर्द क्या होता है, यह केशुभाई पटेल जी से बेहतर कोई नहीं जानता। पर रुकिए, नंबर 5 पर बीजेपी के वो फायर ब्रांड सैनी है जिसके भाषणों से कभी पूरा विपक्ष थर थर कांपता था। आज वे कहाँ गायब है? नंबर 5 पर आती हैं उमा भारती जी। साध्वी उमा भारती जी यानी भारतीय राजनीति के वो फायर ब्रांड नेता जिनकी आवाज में वो खनक और गुस्सा था कि सुनने वाले दंग रह जाते थे। राम मंदिर आंदोलन के समय उमा भारती जी का नारा राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे पूरी देश में गूंजता था। साल 2003 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की 10 साल पुरानी मजबूत सरकार को अगर किसी ने अकेले दम पर उखाड़ फेंका तो वो उमा भारती जी ही थी। वे भारी बहुमत से मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उमा भारती जी का गुस्सा ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। एक कोर्ट केस के सिलसिले में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें लगा कि वे वापस आएंगी, पर पार्टी ने उनकी जगह बाबूलाल गौर और फिर शिवराज सिंह चौहान जी को बिठा दिया। उमा भारती जी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी के सामने ही पार्टी मीटिंग में बगावत कर दी। नतीजा यह हुआ कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। बाद में उनकी घर वापसी तो हुई, उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया गया, लेकिन वो पुराना रुतबा और धमक कभी वापस नहीं आई। आज भी मध्य प्रदेश की राजनीति से साइडलाइन है और सिर्फ शराबबंदी जैसे मुद्दों पर बयान देकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उमा भारती जी को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन नंबर 4 पर बीजेपी का वो मिस्ट्री मैन है जो कभी पर्दे के पीछे से पूरी पार्टी चलाता था, जिसे शाह और मोदी से भी बड़ा राजनीतिकार माना जाता था। पर एक रहस्यमय सीडी ने उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कौन है वो? नंबर 4 पर आते हैं संजय जोशी जी। यह नाम आज की युवा पीढ़ी शायद ना जानती हो, लेकिन एक दौर में संजय जोशी जी का नाम सुनकर बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट जाते थे। आरएसएस के बैकग्राउंड से आए संजय जोशी जी संगठन के इतने बड़े मास्टरमाइंड थे कि गुजरात में बीजेपी को जमीन पर मजबूत करने का असली श्रेय अमित शाह या मोदी जी को नहीं, बल्कि संजय जोशी जी को ज्यादा था। वे बेहद शांत, सरल और जमीन से जुड़े नेता थे। उनका कार्यकर्ताओं में जबरदस्त क्रेज था। गुजरात के बाद उन्हें दिल्ली बुलाकर राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा चमकने वाली चीज पर सबकी नजर लग जाती है। संजय जोशी जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में मतभेद जग जाहिर थे। साल 2005 में मुंबई में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान एक रहस्यमयी सीडी सामने आई। इस सीडी में संजय जोशी जी जैसा देखने वाला एक व्यक्ति आपत्तिजनक स्थिति में था।
राजनीति में इसे सबसे बड़ा चरित्र हनन माना गया। संजय जोशी जी ने तुरंत अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। बाद में पुलिस जांच में वो सीडी पूरी तरह फर्जी और नकली पाई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीर कमान से निकल चुका था। संजय जोशी जी को दोबारा कभी पार्टी में वो मुकाम नहीं मिला। उन्हें इस तरह किनारे लगाया गया कि आज उनका नाम लेना भी पार्टी में गुनाह माना जाता है। संजय जोशी जी की कहानी तो आज भी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। मगर नंबर 3 पर वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी पूरी सरकार को हंसते हंसते दांव पर लगा दिया था। लेकिन जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं पीछे छूट गया। नंबर 3 पर आते हैं कल्याण सिंह जी। साल 1991 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने। वे पिछड़े समाज के बहुत बड़े नेता थे और उनकी ईमानदारी के किस्से आज भी यूपी में सुनाए जाते हैं। लेकिन उनका असली इम्तिहान हुआ 6 दिसंबर 1992 को, जब अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाया गया। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने बार बार दबाव बनाया कि कार सेवकों पर गोलियां चलाई जाएं, लेकिन कल्याण सिंह जी ने साफ कह दिया, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकता हूं, अपनी सरकार कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन अपने ही लोगों पर गोली चलाने का आदेश कभी नहीं दूंगा। उन्होंने कार सेवकों की रक्षा की और ढांचा गिरने के तुरंत बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे, लेकिन इसके बाद दिल्ली की राजनीति ने उनके साथ सौतेला व्यवहार शुरू कर दिया। अटल आडवाणी के दौर में उन्हें वो राष्ट्रीय सम्मान और कदर नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। दुखी होकर उन्होंने 2 बार पार्टी छोड़ी, हालांकि बाद में वापसी भी हुई। उन्हें राजस्थान का राज्यपाल भी बनाया गया, लेकिन राजनीति के केंद्र से वो हमेशा के लिए दूर कर दिए गए। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर खड़ा है, लेकिन इस मंदिर के लिए अपनी सरकार कुर्बान करने वाले कल्याण सिंह जी का नाम आज भी पोस्टर पॉलिटिक्स से गायब है। काम निकाला और रास्ता ना पा। कल्याण सिंह जी की कहानी कुछ ऐसी ही रही है। कल्याण सिंह जी ने तो राम मंदिर के लिए सरकार कुर्बान की थी, लेकिन नंबर 2 पर जो शख्सियत है वो बीजेपी के 3 सबसे बड़े संस्थापकों में से एक है। कश्मीर के लाल चौक पर जाकर जिसने आतंकियों को चुनौती देते हुए तिरंगा फहराया था, उस नेता को आखिरी दिनों में ऐसी जगह भेजा गया जहां सिर्फ फाइलें धूल खाती हैं। नंबर 2 पर आते हैं मुरली मनोहर जोशी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के बाद अगर बीजेपी में किसी तीसरे नेता का नाम सबसे सम्मान से लिया जाता था तो वो थे प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी जी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे जोशी जी पार्टी के सबसे बड़े बौद्धिक चेहरे थे। वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। साल 1992 में जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था तब मुरली मनोहर जोशी जी ने ऐतिहासिक एकता यात्रा निकाली थी। आतंकियों ने धमकी दी थी कि जो लाल चौक पर आएगा उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जोशी जी ने जान की परवाह न करते हुए 26 जनवरी 1992 को लाल चौक पर तिरंगा फहराकर देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। वाजपेयी सरकार में वे मानव संसाधन विकास मंत्री बने और देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार किए, लेकिन साल 2014 के बाद देश की राजनीति का मिजाज पूरी तरह बदल गया। मुरली मनोहर जोशी जी की वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। जोशी जी को कानपुर भेजा गया, वे वहां से भी जीते, लेकिन साल 2019 में उन्हें बिना बताए उनका टिकट काट दिया गया। उन्हें और आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल नामक एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया गया जिसका राजनीति से कोई वजूद ही नहीं था। दीपक तले अंधेरा वाली बात हो गई। जिस नेता ने देश को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया उसे ही अपनी पार्टी में अनचाहा बुजुर्ग बना दिया गया। मुरली मनोहर जोशी जी जैसे कद्दावर नेता को किनारे करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन नंबर 1 पर जो नाम है उसके बिना आज भारत की सत्ता के शिखर पर बीजेपी की मौजूदगी असंभव थी। जिस शख्स ने रथ यात्रा निकालकर पूरे देश की राजनीति का भूगोल और इतिहास बदल दिया, उससे आखिरी दिनों में क्या मिला, दिल थाम कर सुनिए। नंबर 1 पर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के सबसे बड़े किंग मेकर जो कभी खुद किंग नहीं बन पाए। साल 1984 में जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी, तब चारों तरफ पार्टी का मजाक उड़ाया जा रहा था। उस अंधकार के समय में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पार्टी की कमान संभाली। उन्होंने साल 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक की ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली। इस एक यात्रा ने देश की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बीजेपी 2 सीटों से सीधे मुख्य धारा की पार्टी बन गई। आडवाणी जी का कद इतना बड़ा था कि वे चाहते तो 1996 में खुद प्रधानमंत्री बन सकते थे,
लेकिन उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आगे बढ़ाया। वे देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। वे पार्टी के लौह पुरुष थे, लेकिन साल 2013 में जब गोवा कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की तैयारी हुई तो आडवाणी जी ने इसका विरोध किया था। पर वक्त की सुई आगे बढ़ चुकी थी, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद आडवाणी जी को सीधे मार्गदर्शक मंडल का रास्ता दिखा दिया गया। संसद में वे अग्रिम पंक्ति में बैठते जरूर थे, लेकिन उनके पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं बची थी। वे अपनी ही बनाई पार्टी में एक मूक दर्शक बनकर रह गए। हालांकि सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित जरूर किया, लेकिन सत्ता के गलियारों में जो सम्मान और पूछ परख उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो उनसे हमेशा के लिए छीन ली गई।